जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। इसका मान -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 9.11 गुणा 10⁻28 ग्राम होता है। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 9.11 गुणा 10⁻28। इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यहाँ पर ये बन जाएगा किलोग्राम। ये यहाँ पर 1000 है। 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, और इस 10⁻³ को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हमको ये वैल्यू प्राप्त होगी। ये वैल्यू है 9.11 इंटू 10⁻28 गुणा 10⁻³ सो गाइस ये वैल्यू हो जाएगी 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जो कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की। इनका स्टेटमेंट था, सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 2, प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। प्रोटॉन पर इकाई धनावेशित होता है जिसका मान +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, अर्थात +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन आयन के लगभग बराबर होता है, जिसका मान +1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम होता है। हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इकाई धनावेशित हाइड्रोजन प्लस आयन शेष रह जाते हैं। इसे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या इसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन की खोज अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक अर्सेंट रदरफोर्ड ने सन 1919 में की। इन्होंने सिद्ध किया कि सभी परमाणुओं में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ना ही धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है। किसी भी परमाणु के भार का मापन करने पर यह पाया गया कि इसका भार उसमें उपस्थित सभी प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों के भार के योग से अधिक होता है। इस तथ्य से अनुमान लगाया गया कि परमाणु में अवश्य ही कोई तीसरा कण भी उपस्थित होता है जो इसके भार में योगदान देता है।
न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में बेरियम न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में बेरिलियम पर तीव्र गति से अल्फा कणों की वर्षा की और पाया कि कुछ नए कण उत्सर्जित हुए जिन पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं था। इनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था। क्योंकि ये कण विद्युतीय रूप से उदासीन थे, इसलिए इन्हें न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन को n से निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक तथा समभारिक की परिभाषा दीजिए। ये इस यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं। नंबर 1, समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। किसी एक ही रासायनिक तत्व तथा समान परमाणु संख्या वाले परमाणु, पहला टॉपिक है हमारा नंबर 1, समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। किसी एक ही समस्थानिक तत्व तथा समान परमाणु संख्या वाले परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। अर्थात वे परमाणु जो एक ही तत्व के बने होते हैं परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है परंतु परमाणु क्रमांक सेम होता है, ऐसे परमाणु आइसोटोप्स कहलाते हैं अर्थात समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 1H1, 1H2, 1H3 अर्थात 1H1 को कहते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। ये तीनों परमाणु एक ही तत्व के हैं और इन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक बराबर हैं अर्थात ये सभी एक दूसरे के समस्थानिक हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के वे विभिन्न परमाणु होते हैं जिनके परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु संख्या समान होती है। इनके केंद्रकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग भिन्न होता है और परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने पर ही इनके परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाती है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या सेम होने पर इनका परमाणु क्रमांक एक जैसा रहता है, इसलिए ये समस्थानिक कहलाते हैं। नंबर 2, समभारिक। समभारिक को इंग्लिश में आइसोबार्स कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है परंतु वे भिन्न भिन्न रासायनिक तत्वों के बने होते हैं। जो समस्थानिक थे वो एक ही तत्व के बने हुए थे परंतु जो समभारिक होते हैं वो भिन्न भिन्न तत्वों के बने हुए परमाणु होते हैं परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है एवं जो परमाणु क्रमांक होता है वो अलग अलग होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1H3 एंड 2He3, यह है ट्राइटियम और यह है आपका हीलियम परमाणु। ट्राइटियम में परमाणु क्रमांक 1 तथा परमाणु भार 3 है। हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 तथा हीलियम का परमाणु भार 3 है। इन दोनों तत्वों के परमाणु का
जो परमाणु भार है वो सेम है, इसलिए ये समभारिक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 18 तथा परमाणु भार जो है वो है 40। और जो कैल्शियम है, कैल्शियम परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 20 तथा इसका परमाणु भार है 40। इन दोनों परमाणुओं के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो तो अलग अलग हैं, परंतु जो परमाणु भार है वो क्या हैं, एक जैसे हैं, इसलिए ये समभारिक कहलाए। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक असमान। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक असमान होता है उनको समभारिक या आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन 2015 तथा 2018 में आया हुआ है। क्वांटम संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग करके हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। अर्थात वे संख्याएं जिनका उपयोग करके हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति वो कहाँ पर हैं उनसे संबंधित जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 देख लेते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको n से निरूपित किया जाता है, स्मॉल n से निरूपित किया जाता है। यह क्वांटम संख्या उस कक्ष को प्रदर्शित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात यह क्वांटम संख्या जो होती है ये उस कक्षा को प्रदर्शित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसे n से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कक्ष या सेल या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मान शून्य के अतिरिक्त 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है। अर्थात n बराबर 1, 2, 3 ... एटसोन। n को हम k, l, m, n ... ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूमता है, ऑर्बिट क्या होती है, कक्ष क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया ये होता है आपका केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को ही हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... हम इनसे प्रदर्शित करते हैं और ये ही n बराबर होती हैं। इन कक्षाओं को ही हम मुख्य क्वांटम संख्या से निरूपित करते हैं। इनको हम बोहर के अनुसार k, l, m, n, o, p, q, r, s ... एटसोन ये कह सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। n जो है वो कक्षाओं की संख्या को बताता है। जैसे n बराबर 1, 2, 3 ... n बराबर 1 रखने पर हमारे पास जो वैल्यू आती है
वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है। हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 2। अब ये जो 2 वैल्यू आई है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है। n बराबर हमने 1 लिया था, अर्थात हमारे पास जो कक्षा थी वो पहली थी, यानी एक कक्षा थी जो पहली कक्षा होती है। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। दूसरी कक्षा के लिए अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 8। तो दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से हम अन्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2, द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर या उपकोष या फिर सब सेल की संख्या को प्रदर्शित करती है एवं इसे L से प्रदर्शित किया जाता है। एक ऊर्जा स्तर के सभी उपकोष समान ऊर्जा के होते हैं। एक ऊर्जा स्तर के सभी उपकोष समान ऊर्जा के होते हैं। इनको कक्षक भी कहते हैं और कक्षक जो होते हैं वो SPDF होते हैं। इनको इंग्लिश में सब सेल्स भी कहते हैं। अर्थात इसका जो फॉर्मूला होता है L बराबर n-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि n बराबर 2 होता है तो L बराबर n-1, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। नेक्स्ट क्वांटम संख्या है हमारे पास नंबर 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या से उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटलों की संख्या एवं अभिविन्यास का पता चलता है। इसे m से प्रदर्शित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की सही विवरण व्यवस्था को निर्धारित करने में पाउली का अपवर्जन नियम बेहद उपयोगी है। किसी भी परमाणु के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूपेण समान नहीं हो सकते। यहाँ पर 2 परिभाषाएं इंक्लूड की गई हैं। या तो अगर आपको ये अच्छे लगे तो ये लिख देना, या फिर एग्ज़ाम में आप ये भी लिख सकते हैं। दोनों भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे चलते हैं। अतः यदि किसी कक्ष के एक ही उपकोष में एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके लिए n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, L द्विगंशी क्वांटम संख्या और m चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान होने पर भी जो s होता है यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या के मान भिन्न भिन्न, अर्थात इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 व दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। अभी तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन के आधार पर समझा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं हो सकते। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि भले ही मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या भले ही बराबर हो जाए, पर s के मान कभी भी बराबर नहीं होंगे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। उनके जो मान आएंगे वो +12 व दूसरे के लिए -12 ही होगा। तो अब देख लेते हैं हम उदाहरण में। यहाँ पर हमने हीलियम का एक परमाणु लिया है जिसका
परमाणु भार है 4 तथा परमाणु क्रमांक 2 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाला तो इसका ये आएगा 1s2। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। तो यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन में जो हम देखेंगे तो n बराबर हमारे पास 1 आएगा। n बराबर 1 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कक्षा को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहाँ पर 1s2 था, तो ये जो ये है 1 है, ये कक्षा को रिप्रेजेंट करता है, ये कक्ष को रिप्रेजेंट करता है जो होता है n। तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो वैल्यू आई है l की, चूँकि हमको पता है कि l जो होता है वो n पे डिपेंड होता है, यानी कि l का जो फॉर्मूला होता है n-1 होता है। तो n की वैल्यू जो दे रखी है वो 1 दे रखी है। जो n 1 में से 1 जाएगा तो हमारे पास जो l की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। सो हमको पता है जो m होता है वो l पे डिपेंड होता है। तो l बराबर 0, तो m का जो मान आएगा वो भी 0 आएगा। और 0 की वैल्यू के लिए जो s का मान आएगा वो +½ आएगा। अब देख लेते हैं हम सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1, क्योंकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी पहले कक्ष में प्रेजेंट है, सो इसलिए n बराबर 1 आएगा। और l की जो वैल्यू होती है वो n-1 होती है, और यहाँ पर भी l की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। सो यहाँ पर जो l की वैल्यू है वो 0 है, तो m की वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो s की वैल्यू आएगी वो -½ आएगी। m की वैल्यू 0 इसलिए आएगी क्योंकि हमको पता है जो m होता है वो -l से लेकर +l तक होता है। तो l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 ही होगी, और s बराबर आ जाएगा -½ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम को समझाइए। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। हुंड के नियमानुसार किसी उपकोष के कक्ष में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं, यानी कि तभी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनता है जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 5 है तो इसका विन्यास क्या होगा? परमाणु क्रमांक को हम Z से निरूपित करते हैं, इसलिए Z बराबर हमारा आ गया 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के अकॉर्डिंग ये आएगा। ये हमारे पास पहली कक्षा हो गई। पहले कक्ष में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भी s में होते हैं, जो ही s ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने s ऑर्बिटल बनाया। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा कक्ष आ गया। दूसरे कक्ष में s और p होते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दूसरी कक्ष में s में 2 आ जाएंगे और p में 1 आ जाएगा। सो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 1s2 2s2 2p1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n+l नियम क्या है, या फिर अबॉव सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो हम इसको देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उपकोषों की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकक्षकों में प्रवेश करते हैं। ये उपकक्षक जो होते हैं, एक तो होता है कक्षक। कक्षक जो होता है वो ये होता है, जैसे ये p का ये जो है ये है कक्षक, ये है s कक्षक, ये p कक्षक है और ये है s कक्षक। ठीक है। इनके जो उपकक्षक होते हैं वो ये होते हैं, जैसे ये px, py और pz। इनकी जो p में होता है, p में जो p कक्षक में जो उपकक्षक होते हैं
वो 3 होते हैं, और जो S कक्षक होता है उसमें उपकक्षक सिर्फ एक ही होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ये नियम है, यहाँ पर हमको दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उपकक्षक में, वो सबसे पहले वहाँ पर प्रवेश करता है जहाँ जिस उपकक्षक की जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। तो सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो होती है 1s में, फिर होती है 2s में, फिर उससे ज़्यादा 2s में होती है, फिर उससे ज़्यादा जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो होती है 2p में। इस तरीके से ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम चलता रहता है। सो लास्ट में जो यहाँ पर जो दे रखा है, ये जो अहाबाउ का नियम है, जो लास्ट में यहाँ पर दे रखा है, जो 6d है उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। वैसे तो आगे जो आएगी, आगे भी आएगा 8, यहाँ पे आएगा 7p, उसके बाद 8s आएगा। सो हमने यहाँ पर ही इसकी वैल्यू, यहाँ तक ही इसकी वैल्यू ली है। तो यहाँ पर ही हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो 6d की आएगी। यहाँ पर इसका क्रम भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो क्रम है वो यहाँ पर है। सो सबसे कम जो ऊर्जा है वो 1s में है, उसके बाद जो उससे ज़्यादा ऊर्जा आएगी वो आएगी 2s में, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे कम है 1s की ऊर्जा और सबसे ज़्यादा है 6d की ऊर्जा। और जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश होगा वो सर्वप्रथम 1s में प्रवेश होगा, और उसके बाद जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी वो वहाँ पर प्रवेश होगा। अर्थात जो अहाबाउ ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन फील होंगे वो ऊर्जा के उपकोषों के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो पहले इलेक्ट्रॉन आएगा वो उस उपकक्षक में आएगा, उस कक्षक में आएगा जिसकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। सो हम अहाबाउ का जो नियम है वो हम उदाहरण से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इनकी जो Z है हमारे पास वो 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर आएगा 1s2। उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसके अनुसार चलेंगे हम। तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद जो इससे ज़्यादा ऊर्जा है जिस उपकोष की, फिर वो उसमें प्रवेश करेगा, यानी कि फिर जो इससे 1s है, इससे ज़्यादा ऊर्जा किसकी है, वो 2s की है। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करेगा, 2s में प्रवेश करेगा। तो इसी तरीके से फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो 2p में, फिर 3s में, फिर उसके बाद 3p में, फिर 4s में प्रवेश करेगा। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाएंगे वो 6d तक या फिर उससे आगे भी करते रहेंगे। पर जब भी इलेक्ट्रॉन फील होगा वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में फील होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया है वो 1s2 में आया है, उसके बाद 2s2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2p5। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है n+l। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख रखा है 2p तथा 3s के लिए। तो यहाँ पर हम अहाबाउ का नियम n+l की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमको यहाँ पर 2p के लिए देखना होगा। तो 2p में जो n की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, और l की वैल्यू हमको पता है n-1 होती है। तो यहाँ पर जो l की वैल्यू आएगी वो 2 के बजाय 1 आ जाएगी। कैसे आएगी कि यहाँ पर n बराबर होता है 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो l की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो 1 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास l है उसकी वैल्यू भी है, और जो हमारे पास n है उसकी वैल्यू भी हमारे पास उपलब्ध है।
तो हमारे पास अब दोनों वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो n प्लस एल बराबर रखेंगे, n की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या जाएगा 3, क्या आएगा 3। इसी प्रकार हम 3s की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 2p की जो वैल्यू निकली वो 3 निकली है। अब हम देखते हैं 3s की वैल्यू क्या होगी। 3s की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर था हमारे पास 3s, तो 3s की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो n इजकल टू हो जाएगा 3, जो n की वैल्यू है वो 3 है, और l की जो वैल्यू आएगी n माइनस के 1 आ जाएगी। तो l बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 इजकल टू, यहाँ पर l इजकल टू आ जाएगी 2, जो l की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू भी निकल गई और l की वैल्यू भी आ गई। तो आव भाव का जो रूल है वो होता है n प्लस l। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो n की जो वैल्यू है वो 3 है, यहाँ पर l की जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पर जो आएगा 5 आ जाएगा। तो जो 3s है उसकी वैल्यू 5 आ रही है, और जो 2p है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू 5 है। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहले प्रवेश करेगा जहाँ पर वैल्यू कम हो। तो सब सर्वप्रथम जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में प्रवेश करेगा, उसके बाद 3s में प्रवेश करेगा, क्योंकि 2p का जो ऊर्जा स्तर है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आई है वो कम आई है और यहाँ पर जो संख्या आई है वो ज़्यादा आई है। इसलिए 2p में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और जो 3s है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।